नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाताओं की रही है नजर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक 3 बजे होनी थी, लेकिन इस अहम बैठक से पहले शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के समक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जमकर खींचतान चल रही है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनके अलावा पूर्व हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़, हिमाचल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल और पूर्व मंत्री चंद्र कुमार के नाम पर भी चर्चा चल रही है। और इससे पहले हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर मजबूत दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आला कमान भी इस बात को जानता है और मुख्यमंत्री पद पर विचार करते हुए आला कमान इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। तो प्रतिभा सिंह ने जो बात की उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी मजबूती से ठोंक दी है। वहीं मामला बढ़ता देख प्रतिभा सिंह ने साफ किया कि शाम को एक और बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ गुटबाजी नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है और हर कोई हमारे साथ है। अब हमारी बैठक होगी शाम को, फिर निर्णय करेंगे। 4 बजे बैठक बुलाई गई है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और इस मामले में अपडेट ये है कि अब ये बैठक 6 बजे यानी इस समय प्रस्तावित है और अब देखना है कि ये बैठक हो पाती है कि नहीं। इस बीच राजधानी शिमला में होने वाली कांग्रेस विधायकों की बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर देने से संबंधित प्रस्ताव पारित करने की संभावना है। इस बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी एक को चुनने की चुनौती है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट हमसे जुड़ रहे हैं इस पर और ताज़ा अपडेट देने के लिए। और उर्मिलेश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो बैठक टलती रही और जिस तरह से खींचतान चल रही है, 6 बजे के आसपास फिर से ये बैठक होनी थी, तो इस मामले में अभी क्या अपडेट है? क्या 6 बजे बैठक शुरू हो रही है या हो चुकी है क्या अभी तक? लालचंद जी, सबसे पहले मैं आपको आज पूरे दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है यहाँ शिमला में उसका थोड़ा जिक्र कर लूँ आपके सवाल से पहले। आज दिन भर जो है कांग्रेस के जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आए हैं उन्होंने पहले समय दिया था, जो विधायक दल की बैठक थी उसके 12 बजे समय दिया था, फिर वो जो है वो समय फिर टाला गया, फिर 3 बजे कहा गया, फिर समय टाला गया, फिर 4 बजे कहा गया, फिर समय टाला गया, फिर 6 बजे कहा गया और 6 बज गई है लालचंद जी, लेकिन अभी तक यहाँ पर विधायक दल की बैठक होती नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर जैसे कि प्रतिभा सिंह का आपने बयान सुना है, हमारे दर्शकों को जैसे सुनाया है, लालचंद जी एक तरफ प्रतिभा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई गुटबाजी नहीं है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर आए थे, जो पर्यवेक्षक आए, भूपेश बघेल, हुड्डा जी और यहाँ पर जो है राजीव शुक्ला आए हुए हैं, उनकी गाड़ी को प्रतिभा सिंह जी के समर्थकों के द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया। 10 से 15 मिनट तक वो गाड़ी के आगे नारे लगाते रहे और दोबारा से जो है मुख्यमंत्री की मांग को लेकर के कि प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री का जो है बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कहां गुटबाजी नहीं है। दूसरी तरफ अगर सुखविंदर सुक्खू की अगर बात की जाए लालचंद जी, तो वो भी कहीं ना कहीं लालचंद जी अभी तक जो है नजर नहीं आए हैं। इसलिए अभी तक जो विधायक दल की बैठक है वो अभी तक हुई नहीं है।
जिस तरह से प्रतिभा सिंह के स्वर थे जो उन्होंने बातचीत में कही है, मीडिया से बातचीत में, तो इससे यही लगता है कि वो बहुत कुछ कह रही हैं, वो मजबूत दावेदारी तो कर ही रही हैं और भी वो आला कमान को बहुत कुछ संदेश देना चाहती हैं कि उन्हीं को चुनना पड़ेगा। जी लालचंद जी, बिल्कुल। कल भी शाम को जब जो है प्रेस से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने कहा था कि लोगों ने वोट जो है वीरभद्र सिंह को जो है दिया है, वीरभद्र सिंह के नाम पे दिया है, वीरभद्र सिंह की फैमिली को दिया है, वीरभद्र सिंह की फैमिली ने काम किया है, लिहाजा दावेदारी मजबूत जो है भी हमारी होती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जहां की प्रतिभा सिंह जी ने ये सब कह रहे हैं, वहीं अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो विधायक हैं, ना तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दिखाई दिए अभी तक, और ना ही जो है अभी तक उनके साथ जो विधायक हैं उनका जो है उनसे कोई बात हो पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लालचंद जी आज पूरे दिन भर जो यहाँ पर ऑब्जर्वर थे वो जो है खाली बस यही मीटिंग करते रहे, देखते रहे, बात करते रहे, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक का कोई समय तय नहीं हो पाया है। और आज जो है इस तरीके से लगता है कहीं ना कहीं कि आज ये बैठक होना संभावना जो है कम ही दिख रही है लालचंद जी। चलिए, और इस बैठक से जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बारे में हम आपसे ताज़ा जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, जुड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट बता रहे हैं कि कम ही संभावना है कि आज शायद ये बैठक हो पाए। 6 बजे ये बैठक कई बार टलने के बाद रखी गई है, लेकिन देखना होगा कि ये बैठक हो पाती है कि नहीं। लेकिन इस बीच हम रुख करते हैं संसद से जुड़ी खबरों का। शीतकालीन सत्र में आज के दिन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में खेल विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि खिलाड़ी किसी भी राज्य के नहीं होते, बल्कि सभी खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं। बीच में एक विषय आया कि सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि हमारे यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी रवि दहिया, ऐसे खिलाड़ी, बाकियों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सब से ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और ये भावना हमें समाज और हर क्षेत्र में लेकर जानी है। और इसी भावना के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी अगर मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके बातचीत की और जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। और जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 सालों में खेल एवं युवा मामलों के विभाग का बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। और साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम्स, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि कैंसर का पहले पता लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। 0.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू
लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। और भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने आज बार बार लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए और तेलंगाना में विकास नहीं करने के लिए के चंद्रशेखर राव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आज भी तेलंगाना में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने की बात कही। जो आवास योजना का पैसा तेलंगाना को दिए, आज तक बेनिफिशियरी लिस्ट ना देने के वजह से पैसे वापस मांग रहा है आज केंद्र सरकार। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है केसीआर जी? आपको आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए पैसे कमा के दुनिया भर का लिकर धंधा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कमाते हो। गरीब के लिए 1 रुपया तो खर्चा करो, अपने खानदान को बोलो सुधर जाए। और प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रहे देश में, वो तेलंगाना में लागू करो और गुजरात मॉडल को फॉलो करो। और क्या कुछ रही संसद की आज की गतिविधियां? विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पर जानकारी देने के लिए। विकास, आज शुक्रवार का दिन था, जाहिर सी बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल का दिन था और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर भी एक विधेयक पेश किया गया है। किसने पेश किया है और क्या कुछ इसमें खास बातें हैं? विकास जी लालचंद, बिल्कुल आज शुक्रवार का दिन दोनों सदनों में जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है उसमें ज्यादा समय जाता है, गवर्नमेंट बिजनेस कम होता है। आज बहुत अहम बिल पर यहाँ पर चर्चा भी हुई और उसको रखते समय काफी हंगामा भी हुआ जब राज्यसभा में ये बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद, भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2020 उनका जो बिल था उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जब उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू की, तो इसको लेकर के कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दलों ने शोर शराबा किया। बहुत सारे सांसद ये चाहते थे कि इस बिल को वापस लिया जाए, उन्होंने दबाव डालने की भी कोशिश की और उस वक्त सभापति ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने ये कहा कि सारी चीजें नियमतः चलेंगी, जैसा नियम है। हर मेंबर को यह अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अपनी बात रखे। जिस भी व्यक्ति को आपत्ति है, जिस भी सांसद को आपत्ति है, वो इस पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। तो कम ही हमने देखा लालचंद कि किसी प्राइवेट मेंबर बिल को लेकर के इस कदर हंगामा हो या वो इतने लंबे समय तक प्रक्रिया अपनाई गई हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन के स्तर पर ही जब विरोध जताया गया उसी वक्त डिवीजन मांगा गया, मत विभाजन मांगा गया। और क्योंकि कोविड के बाद से अभी जो सीट अलॉटमेंट है वो पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है, इसीलिए पर्चियों के जरिए मत विभाजन किया गया और मत विभाजन के बाद जो नतीजा आया उसमें 63 सांसदों ने कहा कि इस बिल का वो समर्थन करते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए और 23 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट डाले। तो उसके बाद बिल को इंट्रोड्यूस किया किरोड़ी लाल मीणा ने और उम्मीद ये करते हैं कि अब क्योंकि शुक्रवार का दिन ही प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए होता है, तो किसी आने वाले दिन में इस पर और आगे ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन आज इसको लेकर के विपक्षी सांसदों का हंगामा जरूर देखने को मिला। और कौन कौन से मुद्दे आज संसद में उठे विकास, और क्या कोई विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक पर आज कोई चर्चा या पेश कर पाई सरकार, या कोई मुद्दे विपक्ष की ओर से या दूसरी पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से आज क्या रहे? जी लालचंद, आज गवर्नमेंट बिजनेस कुछ खास नहीं था। एक एंटी मैरीन पायरेसी बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन उस पर भी आज आगे की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसकी जगह जो ये खेलों पर चर्चा हो रही थी नियम 193 के तहत, उसको लिया गया और उस पर आज चर्चा को पूरा कर लिया गया, जिसके बारे में आपने अभी बताया भी कि उसका जवाब, एक विस्तृत जवाब दिया खेल मंत्री ने। इसके अलावा जब प्रश्नकाल था तो उस वक्त कुछ महत्वपूर्ण विषय उठे भी, जिनमें एक विषय यह था कि राज्यसभा में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर के सवाल पूछे गए थे, जिस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया सदन को कि पहले भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता था उसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के जरिए उसको एक संतुलन देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो अप्रोच है मेक इन इंडिया, उसके चलते प्रोडक्शन में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें भी काफी अहम मुद्दों पर प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे गए, जिसका मंत्री ने जवाब भी दिया, जिनमें से कैंसर से जुड़ा था, जिसके बारे में
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने ब्यौरा दिया और ये बताया कि काफी ज्यादा आंकड़े हैं जो अर्ली डायग्नोसिस करने में लेकिन कामयाब रहे हैं ऐसे लोगों का, और उनको समय पर क्योंकि पहचान हो गई उनको ट्रीटमेंट दिया जा सका। इसके अलावा स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और मुद्दा था, और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को लेकर के जब सवाल पूछा गया था प्रश्नकाल में, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सरकार जरूर बढ़ाना चाहती है संख्या उनकी, लेकिन सब स्टैंडर्ड जिनका आधारभूत संरचना है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं होने चाहिए। इसको लेकर सरकार के मन में कोई दो मत नहीं है। स्पष्ट तौर पर ऐसे मेडिकल कॉलेज के पास अच्छा इंफ्रा होना चाहिए, वरना जो भविष्य में डॉक्टर आएंगे इनसे पढ़ करके, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। तो इस एक महत्वपूर्ण विषय पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर सदन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जोड़ने के लिए और संसद की कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े थे। और आगे की खबर में बढ़ें उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक, और उसके बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे अगली खबर का। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं खबर पर नज़र, और अब रुख करते हैं हम अगली खबर का। और ये खबर राष्ट्रपति की उत्तराखंड यात्रा से जुड़ी हुई है। आज उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति 2021 बैच के स्नातक और परास्नातक के 653 और पीएचडी के 16 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ने डिग्री प्रदान की। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षण संस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही राष्ट्रपति ने कहा, किसी भी देश की रीढ़ मानव संसाधन होता है और मानव का विकास शिक्षा से ही संभव है। किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करके की। और राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रपति ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल, ब्लॉक और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 97 फाउंडेशन कोर्स के विदाई समारोह में कहा कि आप देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हैं। आज आपसे मिलकर भारत की विविधता में एकता दिखलाई पड़ रही है। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। और हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। सुधीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि राष्ट्रपति का ये उत्तराखंड दौरा, कई कार्यक्रम जैसा कि हम अपने खबरों में दिखा रहे थे, और ख़ास तौर पर आपसे जो लवासा से जुड़ी हुई है उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप ज़रूर उसके बारे में पहले बता दें, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के दौरे के दूसरे कार्यक्रम के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से उनका आज का दौरा रहा और लाल बहादुर शास्त्री जो एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी है उसमें जिस तरीके से उन्होंने जो प्रशिक्षु अधिकारी थे उनको संबोधित किया, कई सारी योजनाएं यहाँ लॉन्च की, उसके बारे में आपने जानकारी दी। लेकिन जो उनका संवाद रहा अधिकारियों से वो काफी करीबी रहा। उन्होंने सबसे एक बड़ी मार्मिक बात कही कि उनके बीच आकर उनको बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये मुझे पता नहीं। ये उनका अपना भाव था कि उनके बीच जो प्रशिक्षु अधिकारी है उनके बीच आकर उनको बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 15-20 सालों तक देश के कई बड़े हिस्सों का प्रशासन आप लोग संभालेंगे। तो किस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करें, आम लोगों की, गरीबों की जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनको साथ आकर उनको कैसे सुलझाए, ये उन्होंने खासतौर पर बात करी। और एक नई चीज उन्होंने जिस तरीके से सरकार ने एक नया जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी संरचना की है कि ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो आम लोगों की परेशानियां उनसे कैसे कनेक्ट कर सके, तो उसको नए तरीके से उसकी संरचना की गई। उसकी तारीफ करते हुए कहा कि गाँव में ये लोग गए, गाँव के जो लोग हैं उनसे संवाद स्थापित किया, तो गांव में मूलभूत रूप से किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं उनको जाना। इसके अलावा जो पद्मा अवार्डीज हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन रहा। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर खास बात है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी एक खास वहाँ जो ढांचागत जो कार्यक्रम है उसमें जो शुरुआत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सारी जो चीजें हैं भविष्य में किस तरीके से आप लोग प्रशासन चलाएंगे उसमें आपकी योग्यता, आपकी गुणवत्ता किस तरीके से बेहतर सामने निकल कर आएगी, ये देश को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अन्य कार्यक्रम में जैसे दून यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई। राष्ट्रपति जिस तरह से अपने तजुर्बे को शेयर करती हैं, साझा करती हैं, जिस तरह उनका सफर रहा है खुद का, विद्यार्थी वहां पर कितना कनेक्ट करते हुए राष्ट्रपति जी के साथ नजर आए? देखिए ये लाचन बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो छात्र हैं वो कई मायने में बहुत कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कि वो बहुत सहज भाव से जो इंटरेक्ट करती हैं, जो उनकी सहजता है वो साफ तौर पर उनके संवाद में दिखाई देती है। बिल्कुल सहज रूप से संवाद वो करती है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा खासतौर पर जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबको मिलकर एक साथ आना होगा कि अगर देश में बालिकाओं को आगे लेकर आना है, शिक्षा को लेकर अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं लगातार जो उनका सहज भाव है संवाद का लगातार, ये बहुत काफी मायने में और ये जो लोगों को, छात्रों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अब हम एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज़ हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तो वहीं मौसम विभाग ने मैंडूस तूफान के कमज़ोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनज़र एनडीआरएफ और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई थी। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है।
और चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिस कारण कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। रितेश, सबसे पहले ये बताइए कि कमजोर पड़ने की संभावना थी, पहले ये बताइए क्या तूफान कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? रितेश, रितेश, आप तक आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैंने ये कहा कि कमजोर पड़ने की संभावना जैसा कि थी। कहा गया था कि चक्रवात जो है सुबह तक जो है कमजोर पड़ जाएगा। जी बोलिए बोलिए। हाँ जी जैसा बताया जा रहा था कि सुबह तक ये चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा, वो हमें देखने को भी मिला। सुबह शुक्रवार की सुबह हमें देखने को मिला कि बारिश जो है थम चुकी थी, जो कि बृहस्पति गुरुवार से की सुबह से जो बारिश शुरू हुई थी वो शुक्रवार को थम सी गई थी। कुछ देर के लिए लगा कि अब मौसम सुहाना फटने जी फिलहाल लगता है कि संपर्क में बाधा पहुंच रही है, लेकिन जैसा रितेश बता रहे थे कि सब कमज़ोर पड़ने की जो संभावना थी उसका असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो तूफ़ान है वो अपना असर दिखा रहा है चेन्नई से लेकर के तिरुपति तक। तो इसके बारे में जो भी और ख़बर मिलती रहेगी हम आपको लगातार इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।